तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग बुद्धिमत्ता के बारे में जानेंगे। साथ ही में भैया जो बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी जो आईक्यू है भाई उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही में उसका जो कोई भी थोड़ा बहुत इतिहास थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है ना भाई उसको भी पढ़ेंगे। और साथ ही में भैया जो कोई भी मिसलेनियस सिद्धांत है यानी जो कोई भाई बचे हुए बुद्धिमत्ता के सिद्धांत है भाई उनको भी ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भैया इंटेलिजेंस यानी कि भैया ये बुद्धिमत्ता होती का है। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी वह मानसिक क्षमता जिसकी मदद से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और साथ ही में पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। यानी कि भैया हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वह वो मेंटल एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हम पर्यावरण के हिसाब से यानी भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हैं, लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और साथ ही में प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करते हैं भाई। ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस आता है ना इसमें कई प्रकार की एबिलिटीज़ यानी कई प्रकार की क्षमताएं आती है या फिर तुम लोग ये भी कह सकते हो बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस ये सारी क्षमताएं जो ये प्रोवाइड करता है या उपलब्ध कराता है। सबसे पहले आती है भैया अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन यानी नई परिस्थिति के हिसाब से ढालना। अगर मान लो मैंने कल को तुम्हें किसी और कल्चर किसी और संस्कृति में भेज दिया तो तुम उसके हिसाब से खुद को क्यों ढाल पाते हो? आपकी इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, क्योंकि आपको यहाँ ये क्षमता देती है कि आप आपके पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल पाते हो। ठीक है, फिर आता है भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग। आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से आप समस्या का समाधान और तर्क कर पाते हो। कोई भी समस्या आती है आप उसको क्यों सुलझा पाते हो? आपकी बुद्धिमत्ता यानी आपकी इंटेलिजेंस की वजह से। और साथ में रीजनिंग यानी तर्क भी आप इसलिए कर पाते हो। ठीक है भाई, फिर आता है भैया लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप कोई भी चीज़ सीख भी पाते हो, समझ पाते हो, क्यों? आपकी इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता की वजह से। यही रीज़न है कि कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और साथ में समझते हैं। इसी प्रकार से जो लोग का इंटेलिजेंस कम रहता है उन्हें सीखने समझने में समय लगता है। ठीक है भाई, अगला क्या आता है भैया मेमोरी और क्रिएटिविटी यानी कि भैया स्मृति और रचनात्मकता। आपको स्मृति यानी याद करना कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाते हो या दिमाग में रख पाते हो आपके इंटेलिजेंस की वजह से ही। और साथ में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता यानी कुछ नई बनाने की शक्ति, ये भी आपको आपके इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड करते हैं। फिर अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ यानी आपने जो कुछ भी सीखे हो भाई उसे जीवन में उपयोग करने के लिए भी आपका जो इंटेलिजेंस है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई मैंने इसे बहुत जल्दी ख़त्म किया था क्योंकि हम इसे प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। अब आती भैया मेन स्टोरी। तो ये कहानी है भैया इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू की जिसे हम भाई बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है भैया एल्फ्रेड बिनेट के साथ। एल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में हमारे मेंटल एज यानी मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि भैया वास्तविक आयु इनके बारे में बताया था। और साथ ही में इसने फर्स्ट जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप से बुद्धि का परीक्षण यानी इंटेलिजेंस का टेस्ट कराया था। सवाल आना चाहिए भाई कि आखिर ये मानसिक आयु और साथ ही में हमारी क्रोनोलॉजिकल आयु यानी कि हमारी वास्तविक आयु होती क्या है? इसको एग्जाम्पल से समझो भाई। तुमने कोई मिल गया मूवी देखे हो, उसमें ऋतिक रोशन सर उनका एक रोल नहीं रहता है भाई उसमें, हैला माँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, माँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, हैला माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो इस मूवी में क्या होता है भैया, जो ऋतिक रोशन सर रहते हैं उनका जो दिमाग रहता है वो 10-12 साल के बच्चे का रहता है, लेकिन उनकी जो वास्तविक आयु रहती है वो 24-25 साल की रहती है। तो ये जो है भाई मानसिक आयु का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उनका जो 10-12 साल का दिमाग है वही उनकी मानसिक आयु है। यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता जो जनरली कुछ उम्र के व्यक्तियों की होती है वही क्या कहलाता है? आपकी मानसिक आयु कहलाता है। इस सीन में क्या हुआ, भले ही वो 24-25 साल के थे लेकिन उनकी सोचने और समझने की क्षमता यानी उनकी थिंकिंग प्रोसेसिंग की जो एबिलिटी है भाई वो कौन से एज के बच्चे की है भाई? 10-12 साल के एज के बच्चे की है। तो वही आपकी मेंटल एज कहलाती है। इसमें अपने ऋतिक रोशन सर का एग्जाम्पल याद रखना तुम लोग। ठीक है, तो फिर आती है भैया क्रोनोलॉजिकल आयु। क्रोनोलॉजिकल आयु यानी कि भैया कालानुक्रम आयु यानी भाई क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है ये आपकी वही वास्तविक उम्र रहती है जो साल, दिन और महीनों के हिसाब से होती है। वही मूवी में जाओ भाई कोई मिल गया मैं, हैला माँ छोड़ो यार, तो उसमें जो उनकी जो उम्र रहती है वास्तविक उम्र जो सही में उम्र रहती है 24-25 साल की, उसी को आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि भैया कालानुक्रम या फिर तुम बोल लो भाई वास्तविक आयु वही कहलाती है। ठीक है भाई, एक लास्ट बात सुन लो भाई, मेंटल एज आपकी सोचने समझने की क्षमता सामान्यतः किस उम्र के बच्चे की होती है? यही आपकी मेंटल एज कहलाती है।
और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालानुक्रम आयु आपकी जो वास्तविक आयु रहती है, जो रियल एज रहती है ना, उसको कहते हैं भाई। ठीक है, अब आते भैया एल्फ्रेड बिनेट भैया के पास। एल्फ्रेड बिनेट भैया ने सबसे पहली चीज़ दी थी भैया मेंटल एज के बारे में। मेंटल एज यानी मानसिक आयु के बारे में किसने बताया था भैया? हमारे प्यारे एल्फ्रेड बिनेट सर ने बताए थे। कब बताए थे भैया? 1905 में बताए थे। ठीक है, और साथ ही में सबसे पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है वो कराने वाला इंसान भी कौन था भैया? एल्फ्रेड बिनेट था। याद रखना, ये व्यक्ति जो था ये फ्रेंच का था, यानी फ्रांसीसी था। ये क्या मानता था भैया? जो बच्चा रहता है उसका जो इंटेलिजेंस रहता है वो जन्मजात नहीं होता कि भाई वो बच्चा पैदा हो गया तो उसकी जितनी बुद्धि हमेशा उतनी ही रहेगी। नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो इम्प्रूव करता जाएगा, खुद को बेहतर बनाते जाएगा और सुधारेगा और खुद की ट्रेनिंग करेगा भाई, तो बेहतर होता जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात भैया, इनने आखिर इस पर्टिकुलर टेस्ट को बनाए क्यों थे? उनने इसलिए ही बताए थे ताकि जो बच्चे जिन्हें ज़रूरत है, जो थोड़े से कम समझदार हैं, उन्हें टीचर का ज़्यादा अटेंशन चाहिए रहता है और टीचर को ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए बनाए थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है भैया विलियम स्टर्न। इस व्यक्ति ने 1912 में भैया किसका फॉर्मूला दिया था? आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। आईक्यू होता क्या है भैया? आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसे हम भाई क्या कहते हैं भाई, और क्या कहते हैं भाई, बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। इससे हम एक नंबर जान सकते हैं और एक स्केल होता है भाई, जिसमें इस नंबर से लेके इस नंबर की रेंज के बच्चे डल रहेंगे, इस नंबर से इस नंबर की रेंज के बच्चे ब्रिलियंट रहेंगे, इस नंबर से इस रेंज के बच्चे बहुत जीनियस रहेंगे। तो वो जो है डिसाइडेड रहता है भाई, वो चीज़ जो है बना दी गई है। अगर इसमें आपका नंबर उसकी रेंज के बीच में आता है तो आपकी बुद्धिमत्ता या फिर आपका इंटेलिजेंस उतना माना जाएगा। ठीक है भाई, अब इस व्यक्ति ने क्या करा था भाई? रिलेटिव मेजर किया था, यानी सापेक्ष मापन किया था। अब सापेक्ष मापन या रिलेटिव मेजर क्या है? अब देखो भैया, एल्फ्रेड बिनेट ने तो बोल दिया बस एक मानसिक उम्र रहती है। अब विलियम स्टर्न ने क्या बोला? जब आपकी वास्तविक उम्र से तुलना करोगे आपकी मानसिक उम्र के साथ, तब जाके ही तो बता पाओगे आप कि भैया ये जो व्यक्ति है ये इंटेलिजेंट है कि डल है। तो उनने बोला कि आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, यानी आपको मेंटल एज को और क्रोनोलॉजिकल एज को कंपेयर करना पड़ेगा, और तभी आप बता सकते हो कि कोई बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है कि डल है। ठीक है भाई, इसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखना, विलियम स्टर्न ने ही आईक्यू का जो सूत्र था, यानी जो आईक्यू का फॉर्मूला था वो दिया था। ठीक है भाई, फिर कौन आता है भैया? फिर आता है भैया लुईस टर्मन। अब लुईस टर्मन ने भैया 1916 में इसी एल्फ्रेड बिनेट का जो भी टेस्ट था भाई, जो 1905 में हुआ था, और साथ में हमारे विलियम स्टर्न का जो आईक्यू का फॉर्मूला था जो 1912 में हुआ था, उसी को भाई लोगों के सामने दिखाया और अमेरिका में इस चीज़ को फेमस किया, और इसने उसी टेस्ट का नाम स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल नाम दे दिया, और इन सब चीज़ों के बारे में अमेरिका के लोगों को बताया और इसके बारे में और फैलाया। पर ये व्यक्ति क्या मानता था भैया? ये व्यक्ति यह मानता था कि भैया जो बुद्धिमत्ता रहती है, जो इंटेलिजेंस रहता है भाई, ये जन्मजात होता है, यानी मापनीय तो होता है, जन्मजात होता है। यानी जितना आपको मिल गया है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, जितना आपको मिलना था आपको आपके माँ बाप से मिल चुका है। ठीक है भाई, और भाई क्या होता है भाई आईक्यू का फॉर्मूला मैं बताना भूल गया था, याद रखना, ऊपर लिखोगे तो मानसिक आयु, उससे तुम किसको भाग लगाओगे? क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु को, और गुणा कर दोगे भाई 100 के साथ, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, यानी भाई तुम मेंटल एज को जब डिवाइड करोगे क्रोनोलॉजिकल एज से और फिर उसका इनटू कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे भाई 100 से, तो क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा? फिर आ जाएगा भाई तुम्हारा बढ़िया तरीके से आईक्यू। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इसने ऐसा करा ही क्यों था, कैसी ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी इसको। तो इसका यही रीज़न था ताकि ये जो बंदा है वो गिफ्टेड चिल्ड को ढूंढ सके, यानी ऐसे बच्चे जो जीनियस है उनको ढूंढ सके। ठीक है, मेन रीज़न इसका यही था ताकि ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना भाई, जो प्रतिभाशील है, बहुत समझदार है, उनको ढूंढ सके। ठीक है भाई, याद रखो एल्फ्रेड बिनेट ने क्यों कराया था? ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को ढूंढ सके, और इस व्यक्ति ने क्यों कराया था? ताकि वो गिफ्टेड चाइल्ड को ढूंढ सके और फिर उनका इस्तेमाल कर सके। अब देखते हैं, मेरे को उतना तो नहीं पता भाई। ठीक है, अब भाई यहाँ से जो है हम मिसलिनियस थ्योरी चालू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने भाई सीटेट के पेपर देखा था और मिसलिनियस थ्योरी से भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है,
ये हमेशा छोड़ दी जाती है, लेकिन अपन इसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है भैया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। अब ये क्या बोलता है भाई, तुम्हें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी याद है कि हम बुद्धिमत्ता को कई प्रकार में बांट देते हैं, बस ऐसा ही है भाई। हमने बुद्धिमत्ता को 3 पार्ट में या 3 भागों में तोड़े हैं। सबसे पहला आता है भैया एनालिटिकल और इंटेलिजेंस, यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति का ये इंटेलिजेंस यानी ये बुद्धिमत्ता तेज होती है तो वो व्यक्ति जो है वो समस्या का समाधान बहुत अच्छे से कर पाता है, लॉजिकली बहुत अच्छे से सोच पाता है, यानी तर्क दे पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है, पैटर्न को पकड़ लेता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेता है, पैटर्न्स को समझ पाता है। यानी ज़्यादातर चीज़ें भाई जो आपने मैथमेटिकल और लॉजिकल में पढ़े थे ना, वही सब चीज़ें यूज़ होती है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या आता है भैया क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई रचनात्मकता बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। इसमें क्या होता है, अगर ये इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति का तेज होता है तो वो व्यक्ति जो रहता है उसके अंदर कुछ नई बनाने की क्षमता रहती है, वो कल्पना कर सकता है और साथ ही में आर्टिस्टिक वर्क में बहुत अच्छा रहता है, जिसमें कल्पना करनी हो, कुछ नया बनाना हो, क्रिएटिविटी करनी हो, रचनात्मकता करनी हो, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से सोच पाता है भैया और कुछ नया बना पाता है, ठीक है भाई। तो ये होता है। फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति की यह बुद्धि तेज होती है तो फिर वो जो कुछ भी चीज़ें सीखता है उसे आराम से अपने जीवन में उपयोग कर पाता है, और वो जो है करके बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, और एक बार करके सीख ले तो लंबे समय तक याद रखता है। और कोई भी ज्ञान सीखा हो उसे रियल लाइफ में यानी वास्तविक जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत आसानी से कर पाता है, ठीक है भाई। फिर आती है भैया हमारी जॉर्ज कैली, या जॉर्ज कैली आता है। अब इस व्यक्ति ने क्या बताया था भैया, पर्सनल कंस्ट्रक्ट की थ्योरी यानी व्यक्तिगत निर्माण का सिद्धांत। अब ये क्या बोलता है भैया, व्यक्तिगत निर्माण का सिद्धांत यही बोलता है कि जो व्यक्ति रहता है उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी पर्सनैलिटी, उसके दृष्टिकोण या उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है भाई। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति जो है ना, उसका इंटेलिजेंस यही बताएगा कि वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखता है। अगर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो उसका देखने का नज़रिया अलग होगा, और अगर कोई कम इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो उसके देखने का नज़रिया जो है वो अलग होगा, ठीक है। ये एक और बात बोलती है भैया कि व्यक्ति जो है एक साइंटिस्ट की तरह है, तो वो जानकारी तो लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा, पर अब वो किस नज़रिए से उस जानकारी को देख रहा है, किस दृष्टिकोण से उस जानकारी को देख रहा है, यही उसका इंटेलिजेंस बताएगा भाई, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो भैया, जैसे मानो एक स्ट्रिक्ट टीचर आई हमारे, जैसे मान लो मैं जो हूँ क्लास में बैठा हुआ था, तभी एक मैम आई, उनका चश्मा उनकी आँख के नाक के पास था, ऐसे सबको देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, हाथ में एक स्केल थी, सब बच्चे डरे हुए थे और कपकपा रहे थे। तो एक बच्चे ने बोला कि ये मैम तो रूड ही होगी, मेरे को पता है, मैं इनसे बात ही नहीं करूँगा, ना इनकी बात समझने का प्रयास करूँगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी तो थोड़ी गुस्सैल टाइप की दिख रही है, स्ट्रिक्ट टाइप की दिख रही है, अभी पढ़ाती जाएगी मैम, मैं उन्हें और समझने का प्रयास करूँगा और फिर इनसे कैसे डाउट पूछ सकता हूँ वो देखूँगा। अब देखो दोनों के पास सेम ही समस्या आई थी, या दोनों के पास सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टेंसेस आए थे, यानी सेम परिस्थिति आई थी, पर तुमने देखे दोनों का नज़रिया अलग था, यही इंटेलिजेंस बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भैया, उसके बाद आता है भैया लुइस थ्रस्टोन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, यानी 7 प्रमुख मानसिक क्षमताएं, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने भैया 7 क्षमताओं, नहीं 8 हो गया, हाँ 7 क्षमताओं के बारे में बताया था, ठीक है। अगर ये सातों की 7 क्षमता किसी व्यक्ति के पास होगी तो वो व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट होगा, और अगर ये सातों की 7 क्षमताएं नहीं होगी तो वो व्यक्ति जो है उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। पहली क्षमता क्या आती है भैया, वर्बल यानी शब्द ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति है वो जल्दी शब्दों को याद कर पाता है, उनके मतलब को अच्छे से जानता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाता है, नए शब्द सीख पाता है, और उसकी वोकेबलरी यानी उसका शब्दकोश बहुत बड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट माना जाएगा, ठीक है। और साथ में भैया वर्ड फ्लुएंसी यही शब्द का प्रभाव, अगर वो जो है अच्छे से बातचीत कर पाता है, शब्दों का उपयोग कर पाता है, लोगों से जानकारी ले पाता है, और साथ ही में
लोगों को परसुएट कर पाता है, यानी उनसे अपनी बात मनवा पाता है, तो ऐसी जो आपकी एबिलिटी, ऐसी क्षमता को क्या कहते हैं भाई, वर्ड फ्लुएंसी या शब्द प्रवाह कहते हैं। दूसरा बात है नंबर संख्या, कि भाई कैलकुलेशन अच्छे से कर पाता है, पैटर्न्स को ढूंढ पाता है, तर्क दे पाता है। ये सब क्षमताएं जो रहती है नंबर या संख्या में होती है, ठीक है भाई। फिर आता है भैया स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसे स्थानिक कहते हैं। इसमें व्यक्ति भाई कैसे कल्पना कर पाता है और नई चीज़ों के बारे में सोच पाता है, जो चीज़ वास्तविक में नहीं है उसके बारे में भी कल्पना कर पाता है, इमेजिनेशन कर पाता है, कई प्रकार से चीज़ों को सोच पाता है। यही आपका जो है स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है भाई। फिर आता है भैया मेमोरी, स्मृति। आप कितने लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाते हो, आपकी इस क्षमता को ये स्मृति या मेमोरी कहते हैं। बच्चे को अगर कुछ बताएगा वो कितने लंबे समय तक उस बात को याद कर पा रहा है, कितने लंबे समय तक अपने दिमाग में बैठा पा रहा है, इसी क्षमता को अपन क्या कहते हैं भाई, मेमोरी या स्मृति कहते हैं। फिर आता है भाई गति, यानी जो बच्चा है वो कितनी तेज़ी से अपना दिमाग चला पाता है, कितनी तेज़ी से परिस्थिति को भाप सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, कितनी तेज़ी से जो कार्य है उसे कर पाता है और अच्छे से, यही उसकी गति या फिर स्पीड कहलाती है भाई। फिर आता है भैया रीजनिंग, जिसे तर्क कहते हैं भाई। इसमें क्या आता है भैया, आपके तर्क करने की क्षमता, लॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना, तर्क करना, पैटर्न को समझना और साथ ही में किसी भी चीज़ का क्यों कारण है इसके बारे में जानना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसी को भाई हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है भाई। तो इन 7 क्षमताओं को मिला के कोई व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट बनता है, ठीक है भाई। अब मैं एक एक करके पूरी जो थ्योरीज है भाई उनको फटाक से तुम्हारा रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले भाई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी, जिसका त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत था, ठीक है। इसमें 3 क्षमताएं आती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि, जिसे आप रचनात्मकता बुद्धि भी कह सकते हो, और फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या आता है भैया, जॉर्ज कैली। इसने क्या बोला था भैया, जॉर्ज कैली ने ये बताया था कि आपका जो देखने का नज़रिया होता है वो आपका इंटेलिजेंस बताता है, और हर एक व्यक्ति जो है साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो जानकारी लेना चाहता है और उस जानकारी को आप किस नज़रिए से देखते हो ये आपका इंटेलिजेंस बताता है, ठीक है भाई। फिर आता है भैया लुईस थॉर्स्टन की थ्योरी। इसमें इसने क्या बताया था भैया, इसमें यही बताया था कि 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता की क्षमता होती है, वर्बल, शब्द ज्ञान, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, नंबर, संख्या, स्पेशल, स्थानिक, मेमोरी, स्मृति, स्पीड, गति, रीजनिंग, तर्क। ये सातों की 7 क्षमताएं मिला के ही कोई व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट बनता है, ठीक है भाई। मैं सोच रहा हूँ इसको भी समराइज कर देता हूँ भाई। याद रखना सबसे पहले जो है किसने किया था भैया, इंटेलिजेंस का सबसे पहला टेस्ट किसने किया था, एल्फ्रेड बिनेट ने किया था, 1905 में किया था। और साथ ही में इस व्यक्ति ने मेंटल एज के बारे में बताया, यानी मानसिक आयु के बारे में बताया था, और पहला व्यवहारिक रूप से बुद्धि का परीक्षण भी इसी व्यक्ति ने किया था, ठीक है भाई। फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद आया भैया विलियम स्टर्न। इस व्यक्ति ने 1912 में आईक्यू का सूत्र, यानी कि भैया बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो दिया था, जो क्या होता है, मेंटल एज मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल एज यानी भाई वास्तविक आयु गुणा 100 यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, ठीक है भाई। फिर तीसरी बात भैया लुईस टर्मन ने इन सब के ही ज्ञान को 1916 में लिया और अमेरिका में पॉपुलर कर दिया, और उसका नाम क्या दे दिया भैया, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट दे दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है भाई आपकी वीडियो एंड होती है। मैंने इसे जल्दी में इसलिए पढ़ाया हूँ भाई क्योंकि ये टॉपिक उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसे अच्छे से कंप्लीट करा देता हूँ। अगली वीडियो में भैया पूरा इंटेलिजेंस जो है मैं ख़त्म कर दूंगा। वो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी भाई, क्योंकि उसमें ये सब कुछ समराइज रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आई है तो लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, दोस्तों को शेयर करने का। तुम्हारे भाई ने भाई CDP की प्लेलिस्ट कर दिया है चालू। अगर वीडियो में मजा आया है तो ठोको लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।